गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ आउटवर्ड एफडीआई ट्रेंड्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 60% जो इंडिया की आउटवर्ड एफडीआई है वो अब टैक्स हेवंस के थ्रू जाती है, जो कि ये दिखा रहा है कि टैक्स एडवांटेजेस जो हैं उसका बेनिफिट लिया जा रहा है और ग्लोबल एक्सपेंशन भी जो है वो की जा रही है। तो इंडिया की जो आउटवर्ड एफडीआई है, जो इंडिया से बाहर जाती है, इंडियन कंपनीज़ की एफडीआई दूसरी कंट्रीज़ में, वो सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई है पिछले 2 डेकेड्स में। और आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स रिवील कर रहे हैं एक डिस्टिंक्ट प्रेफरेंस कि वो लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। लगभग 60% जो है आउटवर्ड एफडीआई जो है वो टैक्स हेवंस के थ्रू गई, जैसे सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएई। इंडिया की जो आउटवर्ड एफडीआई है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखने को मिले हैं, वॉल्यूम में भी, डेस्टिनेशन में भी। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जो होती थी पहले मैन्युफैक्चरिंग या एनर्जी की, अब इंडियन फर्म्स जो है वो आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ग्लोबली एक्सपैंड हो रही हैं। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है आउटवर्ड एफडीआई को रेगुलेटरी अप्रूवल्स को ईज करके, लेकिन अभी भी हैवी रिलायंस है टैक्स हेवंस पर। तो जो कि दिखा रहा है कि कॉम्प्लेक्स मिक्स है रेगुलेटरी आर्बिट्रेज का, स्ट्रेटजिक स्ट्रक्चरिंग और ग्लोबल इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस का। तो फर्स्ट क्वार्टर अगर हम देखें इस साल का, तो 63% ऑफ आउटवर्ड एफडीआई जो है वो इन ज्यूरिसडिक्शंस के थ्रू गई। और कहा जा रहा है कि यूएस के जो टैरिफ्स जो इंडियन एक्सपोर्ट्स पे किए गए हैं वो भी और ज़्यादा एफडीआई बढ़ाएंगे इन टैक्स हेवंस के थ्रू, ताकि उन कंट्रीज़ में इंडियन कंपनीज अपनी प्रेजेंस दिखा सकें जहां पर ये टैरिफ्स उन कंट्रीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। तो इंडिया जो है वो प्रॉफिट शिफ्टिंग इन टैक्स हेवंस पे उसके लिए तो एफर्ट्स कर ही रहा है, लेकिन अब आउटवर्ड एफडीआई ट्रेंड जो है वो दिखा रहा है कि टैक्स एडवांटेजेस का जो है वो बेनिफिट लेने के लिए कंपनीज कैसे अपनी ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी बनाती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। टॉपिक आपके पॉलिटी और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है वो क्रिमिनल एक्शंस पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है क्या? ये ऑपरेट करती है इस प्रिंसिपल पे कि इंडिविजुअल्स की खुद की भी ड्यूटी है कि वो रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करें अपनी खुद की सेफ्टी और वेलबींग के लिए। तो सब जब कोई अपनी ऐसी ड्यूटी नहीं करता है, निभाता है, और उसको किसी और से कुछ इंजरीज हो जाती हैं, तो वो भी उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। तो अब जब समझ लो जैसे कि कोई प्लेंटिफ है, ठीक है, वो अपनी उसने लैक ऑफ केयर दिखाई, लेकिन वो डैमेजेस मांग रहा है क्योंकि सामने वाले पार्टी ने उसको कुछ नुकसान कर दिया। तो कोर्ट ये कहेगा कि भाई तुमने भी तो जो है वो इसमें जो जो ये नुकसान हुआ है उसमें तुम भी उसके भागीदार हो क्योंकि तुमने नेग्लिजेंस दिखाई है। ठीक है। तो एक काइंड ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करता है, जिसमें जो अक्यूज्ड है वो ये बोल सकता है कि जो जो मुझे ये अक्यूज़ कर रहा है पर्सन, जो केस लेकर गया है कोर्ट में, उसने भी तो जो है इसमें नेग्लिजेंस दिखाई है। तो समझ लो जैसे आप कोई ए पर्सन है, वो रॉन्ग साइड ऑफ द रोड पर चल रहा है, लेकिन सामने जो व्हीकल आ रहा है, जो जो सही रोड पर आ रहा है, लेकिन बहुत रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है और उसने उसे जो है वो हिट कर दिया। तो ए जाकर ये कोर्ट में नहीं कह सकता कि भाई मेरे को इसने बहुत रेकलेस ड्राइविंग से हिट किया है। कोर्ट इसमें कहेगा कि तुम भी तो रॉन्ग रोड पर आ रहे थे, रॉन्ग साइड ऑफ द रोड पर, तो तुम भी इसके लिए जो है वो पार्टी हो। तो उसमें कुछ डैमेजेस जो हैं या जो भी डैमेजेस जो दिए जाएंगे उसमें कुछ शेयर जो है वो ए का भी होगा। ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि जब डिफेंडेंट जो है उसकी अगर ड्यूटी है टू टेक फुल केयर, तो उसमें लीगली बाउंड होगा वो कि उसको जो है वो फुली उसके लिए लीगली बाउंड होगा, उसको वो नेग्लिजेंस की जो है वो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की वो जो है विंडो को यूज़ नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि अगर ए और बी ट्रैवल कर रहे हैं बस में, और ए जो है वो बी को दिखाते हुए कुछ विंडो के बाहर हाथ निकालता है, और एकदम से विंडो जो है वो टूट कर उसके हाथ पर गिर जाती है, उसको इंजरी हो जाती है। तो ए जो है, जबकि उसकी ड्यूटी थी कि वो बाहर ना निकाले हाथ ए से, लेकिन विंडो से, लेकिन ये ऐसा नहीं कह सकता, जो है बस की कंपनी ऐसा नहीं कह सकती कि इसने हाथ बाहर निकाला था इसलिए विंडो गिर गई, क्योंकि उसमें जो है ड्यूटी है उस बस के स्टाफ की या फिर बस की कंपनी की कि सभी विंडोज़ और डोर्स को जो है वो चेक करें ताकि उससे कोई इंजरी ना हो। ठीक है। इंडिया के पास कोई ऐसी स्पेसिफिक स्टैट्यूट नहीं है जो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को कोडिफाई करता है, लेकिन कोर्ट्स इसको जो है वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते रहते हैं फेयरनेस और इक्विटी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सार्कोइडोसिस। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक पीयर रिव्यूड स्टडी ने पब्लिश किया है कि इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ सार्कोइडोसिस,
जो कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इसकी डिसीज़ सीवियरिटी के लिए। तो सार्कोइडोसिस क्या है, एक कंडीशन है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है, लंप्स और नोड्यूल्स बना देता है, जिसको हम ग्रैनुलोमास कहते हैं। ग्रैनुलोमा बेसिकली एक एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन है जो आपके इम्यून सिस्टम द्वारा कॉज होता है, और ये मेड अप ऑफ होता है क्लस्टर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो जो ग्रैनुलोमाज हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय फाइब्रस टिश्यू, और उसकी वजह से जो है ये हार्ड हो जाते हैं, लंपी हो जाते हैं। ग्रैनुलोमास जो है वो लगभग किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में हो सकते हैं, इवन लंग्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये, ठीक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका कोई रीज़न अभी तक नहीं पता है, लेकिन जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये कंडीशन जो है ट्रिगर होती है बैक्टीरिया, वायरसेस, डस्ट या फिर केमिकल से। इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है इसमें एज अ ट्रिगर बन जाता है, ठीक है। और माइल्ड से सिवियर सिम्टम्स हो सकते हैं, कई बार कोई सिम्टम भी नहीं होते। तो इसमें कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टेंडर सोर्स और सोर्स हो सकते हैं, और इवन अगर कुछ केसेस में ये फाइब्रोसिस में भी टर्न हो जाता है, जिसमें परमानेंट लंग की स्कारिंग हो जाती है। कोई क्योर नहीं है सार्कोइडोसिस का। सार्कोइडोसिस जो है वो कई सालों तक रह सकता है, और इससे ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट जो है बैंक्स द्वारा वो शार्पली फॉल हो रहे हैं पिछले कुछ मंथ्स में, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स जो है उनको ऑल्टरनेटिव मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लोर करना पड़ रहा है, जैसे ट्रेजरी बिल्स या फिर कमर्शियल पेपर्स। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल टूल्स जो गवर्नड होते हैं बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक टाइप ऑफ एग्रीमेंट है जो डिपॉजिटर्स और बैंक्स के बीच में होता है, जिसमें बैंक जो है वो एक इंटरेस्ट पे करता है आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली, मिनिमम डिपॉजिट 1 लाख तक का या उसके मल्टीपल्स में होता है, और ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको इशू करते हैं। ये इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशंस, कंपनीज और फंड्स को इशू किए जाते हैं। मैच्योरिटी पीरियड इसका 7 दिन से लेकर 1 साल के बीच हो सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो है उनको डिस्काउंट रेट्स पर या फ्लोटिंग रेट्स पर जो है वो इशू किया जाता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है दैन सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है इसमें, लेकिन इसको एज अ कोलैटरल नहीं यूज़ किया जा सकता, ओके। और इनको पब्लिकली ट्रेड भी नहीं किया जाता, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एआई बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एआई बेस्ड मानसून फोरकास्ट वाया एसएमएस जो है वो इस बार किया है एम किसान ऐप के थ्रू। तो एम किसान पोर्टल के थ्रू इसको किया गया है, जिसमें कि इस बार अच्छी अचीवमेंट ये है कि इस फॉरकास्ट में 20 डेज़ का जो पॉज आया था मानसून में वो इसने करेक्टली आइडेंटिफाई किया है। तो ये हर हफ्ते फार्मर्स को ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन गई, और ये स्पेसिफिकली जो है फार्मर्स को टेलर्ड वेदर फोरकास्ट दिया जाता है इसके थ्रू, ओके। तो एम किसान पोर्टल क्या है, वेब बेस्ड मोबाइल एडवाइजरी देता है फार्मर्स को। सभी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, वो इन्फॉर्मेशन, सर्विसेज या एडवाइजरी जो है फार्मर्स को बाय एसएमएस उनकी लैंग्वेज में देती हैं, तो ताकि वो वेदर, क्रॉप, पेस्ट कंट्रोल और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अपडेटेड रहें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बॉर्डर विंग होम गार्ड्स। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है प्लान कर रहा है बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बॉर्डर विद चाइना पर भी लगाने के लिए या रेज करने के लिए। तो ये बेसिकली एंसिलरीज हैं टू द आर्मी और बाकी की बॉर्डर फोर्सेस ड्यूरिंग एमरजेंसीज। 7 स्टेट्स ने ऑथराइज़ किया है बॉर्डर विंग होम गार्ड्स को, मेघालय, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। लेकिन अभी अगर हम देखें तो राजस्थान में ही है जहाँ पर ये बॉर्डर विंग होम गार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं प्रेजेंटली। काइंड ऑफ ये कांस्टेबल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं 3 to 4 ईयर्स तक के लिए। 25% जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है स्टेट्स को, और इनको रिक्रूट किया जाता है सभी क्लास ऑफ पीपल से जो कि जिनके पास स्पेयर टाइम है बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी को देने के लिए। तो ये आर्मी के साथ जो है मिलकर काम करते हैं वाइटल इंस्टॉलेशंस को गार्ड करने के लिए, और इवन इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईएनएस अरावली। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी ने अपना लेटेस्ट नेवल बेस आईएनएस अरावली गुरुग्राम में जो है वो कमीशन किया है। याद रखो गुरुग्राम है ये, आपको कंफ्यूज ना मत होना कि गुरुग्राम में कोई नेवल बेस कैसे हो सकता है। तो आईएनएस अरावली का नाम अरावली माउंटेन रेंज पर रखा गया है, गुरुग्राम में है। नेवल इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेंटर्स को सपोर्ट देने के लिए इसको बनाया है, ठीक है। सिचुएशनल अवेयरनेस एनहेंस करने के लिए, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के लिए, ओके।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज सियोम प्रहार। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक्सरसाइज सियोम प्रहार, जो कि एक मेजर फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की, जिसमें कि जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी को कैसे एम्प्लॉय करना है मॉडर्न टेक्निकल ऑपरेशंस में, उसको वैलिडेट किया गया है। सेंट्रल फोकस जो है इस एक्सरसाइज का है डेवलपमेंट और वैलिडेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स फॉर फ्यूचर बैटलफील्ड्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टार मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार जो है उसने इंडिया की डिपेंडेंस ऑन एक्सपेंसिव इंपोर्टेड टारगेट सिस्टम्स जो है मिसाइल ट्रेनिंग के लिए वो कम की है या ख़त्म की है। तो ये सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल एक इंडिजिनस हाई स्पीड मिसाइल है जो सिमुलेट करता है रियलिस्टिक थ्रेट्स फॉर ट्रेनिंग इंडियाज आर्म फोर्सेज को। डीआरडीओ ने बनाया है। अब बेसिकली ये एनिमी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि ये एनिमी की तरह ही मिमिक करेगा ताकि हमारी फोर्सेस जो हैं वो इंटरसेप्शन कर सकें इसका रियल टाइम में। तो बिहेवियर ये जो है मॉडर्न सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स के को ये सिमुलेट करेगा ताकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस प्रिपेयर्ड रहें। ओके, मैक 1.2 से 1.8 से 2.5 तक की स्पीड ये रख सकता है और 100 मीटर से 10 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। ओके, ऑल्टीट्यूड की रेंज, और ऑपरेशनल रेंज है 55 से 175 किलोमीटर के बीच। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अमृत सरोवर मिशन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि 68,000 पाउंड्स उन्होंने क्रिएट किए हैं अंडर अमृत भारत सरोवर मिशन, जबकि 2022 में जब इसे लॉन्च किया गया था तो सिर्फ 75 अमृत सरोवर्स को ही बनाना हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री में जो है इसका ओरिजिनल मोटिव था, ताकि वाटर क्राइसिस रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री में को ओवरकम कम किया जा सके। तो हर अमृत सरोवर जो है वो सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ लाइवलीहुड्स भी बन चुका है। वाटर को डिफरेंट पर्पसेस जैसे इरीगेशन, फिशरीज, इवन टूरिज्म पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक सोशल गैदरिंग पॉइंट भी बन जाता है उस लोकेलिटी में। तो ये साइट ऑफ अमृत सरोवर्स को स्पेशल ग्राम सभा से भी अप्रूव करवाया जाता है। इसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो है वो ली गई है। कोई सेपरेट फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं है इसके लिए। स्टेट्स जो है वो एग्जिस्टिंग स्कीम्स के थ्रू ही इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। So now let us see all these topics in English. So the first topic is India's outward FDI trends. This topic is important for your economy section. Nearly 60% of India's outward FDI is now routed through tax havens like Singapore, Mauritius, and UAE, which is reflecting both tax advantages and strategic global expansion needs. So India's outward FDI has grown significantly over the past decades, and it has also revealed a distinct preference for low tax jurisdictions. Okay, so now when India's outward FDI was initially dependent or structured around manufacturing and energy sector only, but now Indian firms have diversified themselves into IT services, pharmaceuticals, consumer goods, and infrastructure. Okay, government has also supported them through easing the regulatory approvals, but there is heavy reliance on tax havens, and which underscores a complex mix of regulatory arbitrage, strategic restructuring, and global investor preferences. Experts have also noted that US tariffs on Indian exports could push more firms to establish subsidiaries abroad to mitigate the trade risks. India, therefore, is continuing its efforts to curb profit shifting to tax havens. But the outward FDI trend reflects a blend of tax advantages and global business strategy of IT companies, Indian companies. So the next topic is doctrine of contributory negligence. This topic is important for polity and social issues. Andhra Pradesh High Court has said that doctrine of contributory negligence will not be applicable to criminal actions. What is doctrine of contributory negligence? It operates on the principle that individuals have a duty to exercise reasonable care for their own safety and well-being. When someone fails to meet this duty and their actions contribute to their own injury or damages, they will be considered partially at fault for the harm that they have suffered. Okay, so let's learn it through an example, that if A is driving on the wrong side of the road or of the opposite side of the road, and B, even if the person B is driving recklessly, hits that person, A is also partially responsible because he was driving on the wrong side of road. Okay, so this contributory negligence would be exercised or would be used by B, who was driving recklessly, in the court, that I am responsible, but this person is also responsible because he was driving on the wrong side of the road. Okay, so it serves as a defense basically for the defendant to demonstrate that the plaintiff's failure to exercise reasonable care for their own safety played a role in this harm. Okay, but there is also exception. Okay, so for example, A and B both were traveling in a bus, and A tried to put his hands out of the window of the bus to show something to B, but then suddenly the window got open and
A got injured. Of course, it was A's duty to not put his hand out of the window, but the bus company or the staff crew responsible for bus safety cannot claim that because A took out his hands of the window, he is also partially responsible, because it was originally the duty of the bus staff or the bus company to check all the windows and the doors. Okay, India does not have a specific statute codifying contributory negligence. The courts have often interpreted it for the fairness and equity in determining liability and apportioning damages. So the next topic is sarcoidosis. This topic is important for your social issues. A peer-reviewed study has provided in-depth analysis of sarcoidosis, highlighting its variable course and the factors which influence disease severity. Sarcoidosis is a condition which causes your immune system to overreact and make lumps or nodules called granulomas. So a granuloma is an area of inflammation caused by your immune system. It is made up of cluster of white blood cells. It is surrounded by fibrous tissue and makes them hard and lumpy. Granulomas can be found almost anywhere in your body. Experts don't know the cause of sarcoidosis, but it's likely a mix of genetic and environmental factors. The condition may be then triggered by bacteria, viruses, dust, or chemicals. Their immune system overreacts to the trigger. Okay, depending on location and size, granulomas can cause mild to severe symptoms or no symptoms at all. Symptoms can include shock, cough, shortness of breath, tender sores. Okay, in some cases they can turn into fibrosis as well, causing permanent lung scarring. There is no cure for sarcoidosis. Okay, sarcoidosis sometimes can last for years and it can even cause organ damage. So the next topic is certificate of deposit. This topic is important for your economy section. Issuance of certificates of deposit by banks has fallen sharply in the last few months, pushing mutual funds to explore alternative money market instruments. So what is a certificate of deposit? It's a fixed income financial tool which is governed by the RBI. So it's a type of agreement made between the depositors and banks, wherein the bank pays an interest on your investment. So it's a short-term investment, okay, which comes with fixed investment amounts and maturity tenure ranging between 1 to 3 years. So a certificate of deposit in India can be issued for a minimum deposit of 1 lakh or in subsequent multiples of it. So certificate of deposits are issued by the scheduled commercial banks and all India financial institutions. They are issued to individuals, corporations, companies and funds, among others. Okay, the maturity period of a certificate of deposit can range between 7 days to 1 year. Certificate of deposits are offered at a discount rates or floating rates. A CD offers a higher interest rate than savings account. There is no lock-in period for a CD. Okay, CDs cannot be used as collateral and banks cannot buy back their own CDs before maturity. A CD cannot be publicly traded as well. So the next topic is AI-based weather forecasting system. This topic is important for your governance section. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has launched AI-based monsoon forecasts via SMS. So this is an initiative of AI-based monsoon forecast, which was sent using M-Kisan portal. This year, they have been able to correctly identify 20 days pause in monsoon progression. Government sent updated information to farmers every week, and these this system provided tailored weather forecasts for the farmers to make informed decisions. So what is M-Kisan portal? It provides web-based mobile advisory to farmers, and it helps them to stay updated on weather, crops, pest control and government schemes. Okay. So the next topic is border wing home guards. This topic is important for your security section. Ministry of Home Affairs is planning to raise a border wing home guards along the border with China. So basically they act as ancillaries to the army and other border forces during emergencies. There are 7 states authorized to have them. Rajasthan is the only state in the present time to have these guards at this moment. So they perform responsibilities of a constable, and usually they are enlisted for 3 to 4 years. 25% of their cost of training and financial support is borne by the government of India. They are recruited from amongst the classes of people and walks of life who have spare time to give to the betterment of community. They work in conjunction with army and other to guard the vital installations and also maintain internal security situations. So the next topic is INS Aravali. This topic is important for your security section. So Indian Navy has commissioned its latest naval base INS Aravali at Gurugram. It is named after Aravali mountain range. Remember that it is in Gurugram. Don't assume that no naval base can be there in the mainstream or mainland India. Okay, so it is designed to support naval information and communication centers, and it is aimed to enhance situational awareness and interagency coordination.
So the next topic is exercise Siom Prahar. This topic is again important for your security section. So recently, the Indian Army has successfully conducted exercise Siom Prahar, which is a major field training exercise to validate the employment of drone technology in modern tactical operations. The central focus of the exercise was development and validation of new tactics, techniques, and procedures for future battlefields. So what the next topic is Star missile. This topic is important for the security section. Star has ended India's dependence on expensive imported target systems for missile training. So this is supersonic target missile, which is an indigenous high-speed missile designed to simulate realistic threats for training India's armed forces. It was developed by the Defense Research and Development Organization. It does not aim to destroy enemy targets. Instead, it is mimicking to be an enemy, and this is helping our forces to practice interception in real time. It will simulate the behavior of modern supersonic anti-ship missiles and cruise missiles. It has a max speed of 1.8 to 2.5. It operates across a wide altitude range of from 100 meters to 10 kilometers with an operational range of 55 to 175 kilometers. So the next topic is Amrit Sarovar mission. This topic is important for your environment and governance section. So government has recently informed that over 68,000 ponds have been created under the Amrit Sarovar mission. So this mission was launched in April 2022 to construct or rejuvenate 75 Amrit Sarovars in each district of the country. It helps to overcome the water crisis in rural areas of the country, and every Amrit Sarovar will also be a source of generation of livelihoods by using the water for different purposes, including for tourism activities. So they will also act as a social gathering point in that locality. The site of Sarovars will have been approved by special Gram Sabha. So this is basically using a whole of government approach with participation of several ministries. Okay, there is no separate financial allocation for this mission, and the works are being taken up by the states and districts with convergence from various ongoing schemes only. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.